ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाठ का हम अध्ययन करने वाले हैं उस पाठ का नाम है दक्षिण भारत 6ठी से 11वीं शताब्दी। ये आपकी कक्षा 6 का पाठ 12 है। तो जल्दी से अपनी अपनी पुस्तकें खोल लें और शुरू करते हैं इस रोचक कक्षा को। तो चलिए आज के इस भाग 1 में जान लेते हैं कि हम क्या क्या जानेंगे। आज की इस कक्षा के अध्ययन के दौरान हम जान सकेंगे दक्षिण भारत की प्रारंभिक जानकारी के स्रोत के बारे में, दक्षिण भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में, 6ठी से 11वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में जो प्रमुख राजवंश इनका उदय हुआ उनको हम बारी बारी से समझेंगे, जिसके अंतर्गत प्रमुख 4 राजवंशों के बारे में हम जानेंगे। पहला है राष्ट्रकूट वंश, दूसरा है चालुक्य वंश, तीसरा पल्लव वंश और चौथा और अंतिम चोल वंश। तो हम एक एक करके इन चारों राजवंशों के बारे में समझेंगे। राजवंशों का अर्थ तो आप जानते ही होंगे, नाम से ही समझ में आ रहा है। राजाओं का वंश मतलब इनका शासनकाल, कार्यकाल। तो उसके विषय में हम कुछ जानकारी साझा करेंगे। उसके बाद इन वंशों के प्रमुख शासकों के नाम को जानते हुए यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने राजधानियों को किस स्थान पर बसाया। राजधानी का अर्थ भी आप जानते ही होंगे, वह भूमि क्षेत्र जहां से शासन प्रशासन सुचारू रूप से चलाए जाते थे। तो चलिए इस रोचक सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ में आगे बढ़ने के दौरान मैं आपको बताना चाहूंगी दक्षिण भारत असल में कहते किस भाग को हैं। यहां पर आपको एक मानचित्र प्रदर्शित किया गया है जो दक्षिण भारत को दर्शा रहा है। इस मानचित्र के अंतर्गत आप कुछ राज्यों को देख रहे हैं। आइए इनकी राजधानियों के बारे में आपसे हम तथ्यों को साझा करते हैं। तो एक एक करके चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश को आप यहां पर देख पा रहे हैं। तत्पश्चात हम जानेंगे कर्नाटक। कर्नाटक आपको इस स्थान पर प्रदर्शित किया गया है। कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु। इन तथ्यों को अच्छे से याद करिएगा, आगे मैं आपसे इससे संबंधित सवाल भी पूछूंगी। इसके बाद देखते हैं केरल कहां पर है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहां पर आपको केरल देखने को मिल रहा है, यह है केरल। उसके बाद हम जानेंगे अगली राजधानी और अगला राज्य। अगला राज्य है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु आपको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये छोटा सा भाग जो आपको दिख रहा है ये क्या है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। चलिए अब अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य है तेलंगाना। इस मानचित्र में आप तेलंगाना यहाँ पर देख सकते हैं। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। लक्षद्वीप, आपको इस जगह पर लक्षद्वीप दिखाया गया है। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। ध्यान से देखिएगा, लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। उसके बाद पुडुचेरी। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही है। ये तो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद अंतिम अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इसका नाम आपने पहले भी बहुत सुना होगा। चलिए ये तो थी दक्षिण भारत की एक परिचय। दक्षिण भारत के परिचय के अंतर्गत हमने राज्यों, राजधानियों, इन सभी तथ्यों को आपके साथ साझा किया। चलिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि दक्षिण भारत की प्रारंभिक जानकारी के स्रोत क्या थे। आखिर दक्षिण भारत की प्रारंभिक जानकारी उस समय की बात, उस समय के राजाओं की बात, राजवंशों की बात, उनकी कैसी राजधानी थी, उन्होंने कहाँ राजधानियों को बसाया, इसके बारे में हमें कहाँ से विवरण मिलता है। तो बच्चों आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दक्षिण भारत की प्रारंभिक जानकारी सम्राट अशोक के अभिलेखों व संगम साहित्य से प्राप्त होती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर सम्राट अशोक के अभिलेख, इसका क्या अर्थ है और संगम साहित्य क्या होता है। बच्चों सम्राट अशोक का नाम आपने पहले भी सुना होगा। मौर्य वंश के ये महान सम्राट थे। सम्राट अशोक द्वारा प्रवर्तित कुल 33 अभिलेखों
से प्राप्त हुए जो अशोक के स्तंभ, शिलाओं और गुफाओं की दीवारों पर उनके शासनकाल में खुदवाए गए थे, उन्हीं से हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है संगम साहित्य। संगम का अर्थ तो आप सभी जानते ही होंगे, चलिए एक बार मैं भी बता देती हूँ। संगम का अर्थ होता है संघ, कोई भी गोष्ठी। तो यहाँ पर संगम साहित्य का अर्थ क्या हुआ? तमिल कवियों, विद्वानों और आचार्यों एवं बुद्धिजीवियों द्वारा एक परिषद, जिसके अंतर्गत वे तमिल भाषा में लिखा गया साहित्य आपस में साझा करते थे उन गोष्ठियों में। तो इन्हीं के जो तमिल भाषा में लिखे हुए जो भी जानकारियां मिली, उसी से हमें दक्षिण भारत की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त हुई। तो ये भी उनमें से एक स्रोत में से एक है। संगम साहित्य में 3 राज्यों का वर्णन मिलता है। कौन कौन से? चेर, चोल और पांड्य। दोबारा से सुनते हैं। संगम साहित्य में 3 राज्यों का वर्णन मिलता है, चेर, चोल और पांड्य राज्यों का। 6वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में कुछ नवीन राज्यों का भी उदय हुआ था। इस तथ्य को भी याद रखेंगे। चलिए फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि दक्षिण भारत का भौतिक स्वरूप क्या है। यहाँ पर आपको पहले भी आपने मानचित्र तो देखा ही होगा भारत का, अभी पूरा मानचित्र मैंने आपको दर्शाया ही था। अब जान लेते हैं दक्षिण भारत के मानचित्र के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले आपसे एक सवाल, ये बताइए कि हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश किस भाग में है? क्या उसे इस मानचित्र में दर्शाया गया है? जाहिर सी बात है नहीं, क्योंकि हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तरी भाग में बसा हुआ है। और इसकी राजधानी का नाम जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल सही जवाब, इसकी राजधानी का नाम है लखनऊ। तो चलिए फिलहाल हम दक्षिण भारत पर अपने विचार साझा करते हैं और इसकी जानकारी आपसे बताते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जो त्रिभुजाकार भाग दिख रहा है, इसे प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप का अर्थ होता है वह भूभाग जो 3 ओर से सागरों से घिरा हुआ हो। इस मानचित्र पर आप देखिए, इस तरफ आपको बंगाल की खाड़ी, इस तरफ अरब सागर, मतलब दाएं हाथ की तरफ आपको बंगाल की खाड़ी दिख रही है और आपके बाएं हाथ की तरफ आपको अरब सागर दिख रहा है। और इस भूभाग के दक्षिण में आपको क्या दिख रहा है? हिंद महासागर। अब अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर 3 ओर तो हो गए ये सागर, बस उसी के ऊपर का ये जो त्रिभुजाकार भूभाग है वही है दक्षिण भारत। लेकिन दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग कहां से माना जाता है, उसकी भी जानकारी बताती हूं। यहाँ पर नर्मदा नदी और विंध्याचल पर्वत, विंध्य पर्वतमाला, इससे नीचे का जो भी भूभाग होता है उसे दक्षिण भारत कहते हैं। आइए इसके बारे में आपको कुछ और तथ्य बताती हूँ। ये आप जब अपनी दाईं हाथ की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी पूर्वी घाट पर स्थित है। आपको दिशाओं के बारे में तो पहले से ही पता होगा, बिल्कुल पता है, उत्तर, दक्षिण और पूर्व और पश्चिम। तो दाएं हाथ पर पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी घाट पर अरब सागर। और यहाँ दक्षिण में आपको हिंद महासागर दिख रहा है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के मिलन बिंदु पर क्या स्थित है? कन्याकुमारी। यहाँ पर एक बात आपको और बता दूं, इसके दक्षिण भाग में आपको ये छोटा सा भाग दिख रहा है। क्या ये भारत का भाग है? नहीं, ये है, बिल्कुल सही, ये है श्रीलंका। इसके बारे में आपने बहुत सारी कहानियां भी सुनी होंगी। चलिए इसके बारे में बाद में जानेंगे। तो बच्चों एक बार फिर से समझ लेते हैं, विंध्य पर्वतमाला और नर्मदा नदी के नीचे का ये सारा भाग दक्षिण भारत कहलाता है। इसके पूर्वी घाट पर स्थित है बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी पर अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर और इसके मिलन बिंदु पर स्थित है कन्याकुमारी। कुछ नदियों के भी नाम जान लेते हैं, यहाँ पर दर्शाया गया है। नर्मदा नदी, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब दक्षिण भारत की कुछ नदियों के नाम आपको यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ें, चलिए अब हम जान लेते हैं 6वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य जो उदित राजवंश थे, इनका नाम मैंने पहले भी आपको बताया था।
4 राजवंशों के बारे में। राजवंश का मतलब तो समझ में आ ही गया था। आगे बढ़े। यहाँ पर जो 4 राजवंशों के नाम लिए गए हैं वे हैं राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश और चोल वंश। इन शासकों ने न केवल दक्षिण भारत अपितु उत्तर भारत, अभी मैंने उत्तर भारत के बारे में आपको बताया था ना, यहाँ पर सारा दर्शाया गया है। तो इन्होंने सिर्फ दक्षिण भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर नहीं, उत्तर भारत की भी राजनीतिक व्यवस्था पर विशेष प्रभाव डाला था। कला एवं साहित्य के विकास में इन्होंने विशेष जोर दिया, जिसके अंतर्गत मंदिर निर्माण में भी इन्होंने विशेष रुचि ली थी। एलोरा का कैलाश मंदिर, आपने पहले भी ये नाम शायद सुने होंगे, तब भी मैं आपको एक बार बताती हूँ। एलोरा के कैलाश मंदिर, उसके बाद विरूपाक्ष मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और महाबलीपुरम का रथ मंदिर, ये तो काफी प्रसिद्ध है। ये सभी विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में से एक हैं और भारतीय कला और संस्कृति को दूर दराज के देशों तक फैलाने में इन राजवंशों का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं एक एक करके इन वंशों के बारे में। पहला जो राजवंश है उसका नाम है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश का, जैसा कि मैंने बताया, राजा और राजधानी, इस पर हम विशेष ध्यान देंगे। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक था दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक था दंतिदुर्ग। इसने अपने राज्य की राजधानी, राजवंश की जो राजधानी थी, उसको कहां पर बसाई? मान्यखेट में। मान्यखेट आधुनिक शोलापुर के निकट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का तो नाम सुना ही होगा, मुंबई सुनी है भाई आप सभी, जो है फिल्म देखते हैं वहां पर, बॉलीवुड है, याद आया? मुंबई इसकी राजधानी है। उसके बाद कृष्ण प्रथम दंतिदुर्ग के बाद शासक बना। दंतिदुर्ग के बाद कौन शासक बना? कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने ही एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एलोरा के कैलाश मंदिर का भीतरी दृश्य आपको दर्शाया गया है। सुंदर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और बड़ा करके आपको दिखाया गया है एलोरा का मंदिर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है ये राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ठोस चट्टानों को काट कर बनाया गया है। इसे ठोस चट्टानों को काटकर बनाया गया है। शिल्पकार की दृष्टि से यह मंदिर अद्भुत है। अद्भुत तो लग ही रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा वंश देख लेते हैं। दूसरे राजवंश का नाम है चालुक्य वंश। इनके संस्थापक का नाम समझ लीजिए। इनके संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम और इन्होंने अपने राजवंश की राजधानी को बसाया वातापी में, जिसका आधुनिक नाम है बादामी। ये कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है। कर्नाटक का भी नाम आपने सुना होगा और अभी मैंने इसकी राजधानी भी आपको बताई थी। कुछ याद आया? कर्नाटक की राजधानी क्या थी? कर्नाटक की राजधानी थी बेंगलुरु। बिल्कुल सही जवाब। आइए आगे बढ़ते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को युद्ध में पराजित किया था। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध बात यहाँ पर मैंने आपको बताई। हर्षवर्धन प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था, जिसने पंजाब छोड़कर शेष समस्त उत्तर भारत में एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की। चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए क्या दिखाया गया है। विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर को ध्यान से देखिए। यह मंदिर कहां पर स्थित है? कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में। इसका निर्माण किसने करवाया? अभी मैंने बताया, चालुक्य वंश के शासकों ने। एक बार फिर से देख लेते हैं। चालुक्य शासकों ने वातापी के विरूपाक्ष मंदिर और अन्य कई मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं पल्लव वंश को। पल्लव वंश के राजा संस्थापक सिंह विष्णु। इन्होंने अपनी राजधानी राजवंश की कहां पर बसाई? कांची, जो तमिलनाडु में स्थित है। इनके अन्य शासकों के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपसे साझा कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत आते हैं महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय और राज सिंह आदि। ये सभी अन्य शासकों के नाम थे। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण इसी राजवंश के कार्यकाल के दौरान हुआ। इस काल में कला में अत्यधिक प्रगति हुई। यहाँ पर आपको महाबलीपुरम का रथ मंदिर दर्शाया गया है। आइए इसे और अच्छे से देख लेते हैं।
यह मंदिर तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया। और यहां भी आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे भी एक विशाल पर्वत को काटकर बनाया गया है। पल्लव वंश के शासकों की कलात्मक रुचि को यह मंदिर दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं चोल वंश के बारे में। चोल वंश की जो जानकारी है एक प्राचीन राजवंश के रूप में है, जिसका उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है। इसके मुख्य शासक थे करिकाल, विजयालय, राजेंद्र प्रथम। दूसरी ईसवी शताब्दी में करिकाल नाम के शासक ने बहुत से राज्यों को जीता था और 8वीं शताब्दी में चोल वंश की सर्वोच्चता को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? विजयालय को। विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के शासकों ने भारतीय सीमा के बाहर भी राज्य का विस्तार किया, मतलब जो भारतीय सीमा है उसके बाहर भी। इसकी चर्चा अभी आगे पाठ में हम करेंगे। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। यह श्रीलंका वही वाला लंका दहन वाला, मतलब हनुमान जी वाली कहानी तो आपने सुनी ही होगी रामायण में, टीवी पर भी देखा होगा। श्री राम, फिर उनकी पत्नी माता सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण, लंका दहन कांड जो हुआ था, हनुमान जी ने जो किया था, वो इसी श्रीलंका से संबंधित है। मजा आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास में सबसे पहले मैं कुछ आपको एक तथ्य बताती हूँ कि तिथियों का निर्धारण या तिथियों के बारे में एक आपसे साझा करती हूँ कि कैसे हम निर्धारित करते हैं। इतिहास में कुछ तिथियां ईसा पूर्व में होती हैं और कुछ ईसवी में। ईसा पूर्व और ईसवी का क्या अर्थ है? ईसा पूर्व का तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसा मसीह, क्रिसमस मनाते हैं आप सब जानते ही होंगे। ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। इसे अंग्रेजी में बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट भी कहा जाता है, मतलब उनके जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट। इस प्रकार ईसवी को भी जान लेते हैं कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं। इसे लिखते हैं एडी। लैटिन भाषा के 2 शब्द से बना है ये, एनो डोमिनी, एडी, एनो डोमिनी। इसका अर्थ क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म का वर्ष या उनके जन्म के बाद की तिथियां, आफ्टर, बिफोर। इसका कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा। तो चलिए अब तिथियों के बारे में तो हमने समझ लिया। इन दक्षिण भारत के 4 राजवंशों के शासकों एवं उनके शासनकाल को भी तिथियों में देख लेते हैं। राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश 753 से लेके 753 ईस्वी से लेके 973 ईस्वी तक रहा। गोविंद तृतीय का शासनकाल 783 ईस्वी से लेके 814 ईस्वी तक रहा। कृष्ण तृतीय का शासनकाल 921 ईस्वी से 965 ईस्वी तक रहा। अगला वंश देखते हैं। अगला राजवंश है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का शासनकाल रहा 550 ईस्वी से 753 ईस्वी तक। पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल रहा 610 ईस्वी से 652 ईस्वी तक। तो ये थे राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश की जानकारी। अब जान लेते हैं पल्लव वंश के बारे में। पल्लव वंश का शासनकाल रहा 575 ईस्वी से 897 ईस्वी तक। देखिए यहां पर लिखा हुआ है। नरसिंह प्रथम का शासनकाल रहा 630 ईस्वी से 660 ईस्वी तक। अब चोल वंश के बारे में जान लेते हैं। इनका शासनकाल रहा 895 ईस्वी से लेके 1279 ईस्वी तक। राज प्रथम का शासनकाल 985 ईस्वी तक से लेके 1012 ईस्वी तक। राजेंद्र प्रथम का शासनकाल रहा 1012 ईस्वी से लेके 1044 ईस्वी तक। तो बच्चों उम्मीद करती हूं आपको अब ये तिथियां समझ में आ रही होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि आज हमने इस पाठ में क्या क्या जाना। दक्षिण भारत की प्रारंभिक जानकारी के स्रोत, इसके बारे में हमने जाना।
दक्षिण भारत की भौगोलिक स्थिति के मुख्य बिंदुओं के बारे में हमने जाना। दक्षिण भारत में शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों के बारे में हमने जाना, जिसके अंतर्गत हमने 4 प्रमुख राजवंशों के बारे में आपसे बताया, जिसमें थे राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश और चोल वंश। इन वंशों के प्रमुख शासकों तथा उनसे संबंधित राजधानियों के बारे में हमने जाना कि उन्होंने कहां-कहां पर राजधानियों को बसाया था। आइए अब प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। प्रश्नोत्तर के अंतर्गत गतिविधि 1 के अंतर्गत आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। सुमेलित करना अर्थात सूची क में आपको राजवंशों के नाम दिए गए हैं और सूची ख में आपको राजधानियां उन्होंने कहां बसाई थी उनके नाम दिए गए हैं। आपको इसको सही मिलाना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहां पर थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेट में। याद आया? शोलापुर, शोलापुर के निकट महाराष्ट्र, बताया था मैंने। दूसरा है चोल। चोल वंश की राजधानी कहां पर थी? चोल वंश की राजधानी थी तंजौर में। अब जान लेते हैं पल्लव वंश की राजधानी। पल्लव वंश की राजधानी थी कांची, तमिलनाडु में, बताया था ना। फिर चालुक्य वंश की राजधानी, यही तो बचा, वातापी में। उम्मीद करती हूं आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आइए अब कर लेते हैं गतिविधि 2। इस गतिविधि के अंतर्गत आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहले लेते हैं पहला सवाल। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? उसका नाम आपको यहां पर बताना है। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक था, बिल्कुल सही, दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक दंतिदुर्ग था। अगला प्रश्न, एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश के जिस शासक द्वारा बनवाया गया था उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर क्या स्थित है? आपको उसका नाम यहाँ पर लिखना है। जल्दी से याद करिए। दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी स्थित है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, चोल शासक, उस शासक का नाम बताना है आपको जिसने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। क्या नाम था? जल्दी से याद करिए। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से बताइए। चालुक्य वंश का संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम। आत्मनिर्भर भारत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक